जय हिंद फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है अद्वैत नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी में। आज का टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल से 20 क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी एंड साथ में हमारी टीम ने मिलकर ये डायग्रामेटिक फॉर्म में एक्सप्लेनेशन एंड उसके साथ लिंक टॉपिक्स प्रिपेयर किया है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा तरीका है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। डायग्रामेटिक फॉर्म देखकर चीज़ें आपको जल्दी याद भी होती हैं, तो आप इन बिटवीन स्क्रीनशॉट्स भी क्लिक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। Which is the most effective method to prevent hospital acquired infections? अब ये जो हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं ना, इनका दूसरा नाम होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसको आपको कैसे याद रखना है। आप सपोज एक हॉस्पिटल गए और आपको कुछ इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। जस्ट ऐसे दिमाग में कैसे याद रखना है नोजोकोमियल। जैसे सपोज आपके सामने किसी ने स्नीज किया, तो एकदम से नोज से स्नीज किया ना, और अपने मतलब फेस के पास लोग कई बार हाथ रखते हैं, तो उससे आप थोड़ा सा दूरी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि कहीं आपको भी ड्रॉपलेट मेथड से इन्फेक्शन ना हो जाए। ऐसे आपको याद रखना है। हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन को नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। अब हमें जब हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन को बचाना है तो क्या क्या तरीके हैं सबसे इफेक्टिव ना। ऑप्शंस तो सब रहेंगे सही, बट सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है? वेयरिंग ग्लव्स ओनली, हैंड हाइजीन, वेयरिंग शू कवर्स, आइसोलेशन। अब हर जगह तो शू कवर पहनना पॉसिबल नहीं है। अलग वो तो कोरोना में चल रहा था सबको आइसोलेट करने वाला कहानी, वो भी कई बार नहीं इतना पॉसिबल हो पा रहा था। देन है आपका हैंड हाइजीन, देन वेयरिंग ग्लव्स ओनली। तो इसमें बहुत बेसिक सा चीज़ जो आप क्या कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं हैंड हाइजीन। ठीक है, आप सपोज हॉस्पिटल गए, आपने लिफ्ट को टच किया, स्टेयर्स को टच हो गया गलती से, आप कितना बचिएगा? लिफ्ट में तो टच कीजिएगा ही ना, बटन तो आपको क्लिक करना ही है। मतलब और भी कुछ अगर सपोज टेबल वगैरह टच हो गया, तो आपको क्या ध्यान देना है? हैंड हाइजीन। ठीक है, इससे आपका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन को बचाने के लिए। अब क्या है, देखिए जो हाथ होता है ना, सबसे कॉमन व्हीकल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसमिशन के लिए। टाइम पे हैंड हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो इन्फेक्शन का जो चेन है वो टूट सके। और इकोनॉमिकल भी है, हैंड वॉश तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आपके पास अगर हैंड वॉश है तो आप हैंड वॉश कर लीजिए। उसके साथ साथ क्या है कि ये आपका सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर है। देन इससे क्या होता है, जो ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हाथ से हट जाते हैं और फिर दूसरे किसी पेशेंट को या इन्वायरमेंट में नहीं जाते हैं। सिंपल, इफेक्टिव एंड एक्सपेंसिव तरीका है। और उसके साथ रेगुलर और प्रॉपर हैंड हाइजीन आपको मेंटेन करना है। क्लीन हैंड्स होना आपका बहुत ज़रूरी है। वॉश योर हैंड्स एट द राइट टाइम फॉर द राइट ड्यूरेशन इन द राइट वे। सही समय पे, सही टाइम के लिए और सही तरीके से आपको हाथ साफ करना ज़रूरी है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, 5 मोमेंट्स फॉर हैंड हाइजीन बिफोर टचिंग अ पेशेंट, किसी पेशेंट को छूने से पहले। बिफोर क्लीन और एसेप्टिक प्रोसीजर, कोई भी आप क्लीन या एसेप्टिक प्रोसीजर कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है आप उसमें ग्लव्स पहनिएगा कि नहीं पहनिएगा, आपको हैंड वॉश करना ही करना है। देन इज आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क। सपोज आपने टच किया, वहाँ पे रिस्क है कि पेशेंट का कोई बॉडी फ्लूइड आपके कॉन्टैक्ट में आ गया होगा, तो वहाँ पे उसके बाद भी आपको हैंड वॉश करना है। और आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, आपने पेशेंट को टच किया, पेशेंट तो इन्फेक्टेड, मतलब जो भी है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि इन्फेक्टेड, बट आपको तो सब कुछ को इन्फेक्टेड ही कंसिडर करके चलना है ना। तो उसके बाद भी आपको हैंड वॉश करना है। और आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, पेशेंट के आसपास का भी आपने कुछ सपोज टच किया तो भी आपको हैंड वॉश करना है। अब ये जो हैंड वॉश टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। ठीक है, ये आप प्लीज़ देख लीजिएगा। ये आपके इसमें जो 7 स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉश, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में बताइए 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The 5 moments for hand hygiene was developed by। अब ये जो 5 मोमेंट्स है हैंड हाइजीन का, इसको किसने डेवलप किया था? इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था। ठीक है, अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो मेनली वही
इन सब चीज़ों पे डील करेगा। अब आप इसमें एक चीज़ क्या मतलब आपको पढ़ने का बनता है मेरे अकॉर्डिंग कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये आपका जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, हेल्थ केयर वर्कर्स को हैंड वॉश करने में सही टाइम पे के लिए उनको मालूम होता है, एक प्रोटोकॉल टाइप का रहता है। प्रॉपर हैंड हाइजीन अगर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो सकता है। अब देखिए ये जो 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। बिफोर टचिंग अ पेशेंट, बिफोर क्लीन और एसेप्टिक प्रोसीजर, आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, सॉरी, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलता है वाले मोड में मत रहिएगा, हैंड वॉश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीपीई शुड बी वॉर्न फर्स्ट? पीपीई क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपको बचाता है वह ग्लव्स, मास्क, गाउन, गॉगल्स। इमेजिन कीजिए किसी ओटी में डॉक्टर को आपने देखा होगा ना, सबसे पहले वो क्या पहनते हैं, हैंड वॉश करके आते हैं उनका जो भी स्टेराइल वाला एरिया होता है वहाँ से, और फिर प्रॉपर हैंड वॉश करके आके, इनफैक्ट उनके लिए गेट भी खोला जाता है, उनको अपने हैंड्स टच नहीं करने होते डोर में, अगर डोर अपने आप ना खुल सके तो। उसके बाद सबसे पहले क्या पहनते हैं, वो गाउन पहनते हैं, और गाउन भी उनको पीछे से फिर टाई किया जाता है ना, कोई साथ में उनका जो असिस्टेंट टाइप का रहता है वो अपना हाथ वहाँ नहीं लगाते हैं। उसके बाद एक एक करके वो अपना मास्क हो गया कि ग्लव्स हो गया, गॉगल्स हो गया पहनते हैं। तो सबसे पहले क्या है, गाउन। गाउन को सबसे पहले पहनना है अगर आपको किसी ऐसे जगह में है जहाँ पे गाउन यूज करना है। जैसे यूजुअली जो आपका कोई लेबर रूम हो गया, देन आपका ये प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर हो गया, देन अगर एनआईसीयू में अगर आपका वहाँ पे भी पहनने से अच्छा ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एक और चीज़ है कि पीपी का जो आपका है ना साइज करेक्ट होना चाहिए, नहीं कि आपके हैंड स्मॉल है और आपने बड़े वाला ग्लव्स पहन लिया है, फिर आप परेशानी हो जा रहे हो, या फिर वो कोई मतलब ही नहीं है वो सब चीज़ का। और वो जो गाउन होता है ना, उसको आपको इंश्योर करना है नेक टू नीज कवर करे और बैक को प्रॉपर रैप करे, ठीक है। और सिंगल यूज पीपी को रीयूज नहीं करना है। और अगर पीपी अगर बुरी तरह सॉइल हो गया या फट गया तो उसको आपको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। प्री डॉनिंग सीक्वेंस ये देखिए, सबसे पहले गाउन, नेक्स्ट इज मास्क और रेस्पिरेटर, थर्ड इज गॉगल्स और फेस शील्ड, एंड लास्ट इज ग्लव्स। ये आपका सीक्वेंस है। रिमूवल सीक्वेंस का रिमूवल सीक्वेंस रिवर्स है, सबसे पहले ग्लव्स, फिर गॉगल्स और फेस शील्ड, फिर मास्क, फिर गाउन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए पीपी का बेसिकली पर्पस क्या है। इसका पर्पस है हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने का, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, सेफ पेशेंट केयर इंश्योर करना है, हॉस्पिटल स्टाफ और विजिटर्स को प्रोटेक्ट करना है। करेक्ट यूज ऑफ पीपीई इज अ हैबिट टुडे, प्रोटेक्शन फॉर सेफर टुमारो। ये चीज आपको ध्यान देना है। पीपीई भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन? Sterilization, hand hygiene, isolation, disinfection. आंसर इज हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन जो है वो एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है। अब देखिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशन बेसिकली होता क्या है, ये मिनिमम इन्फेक्शन प्रिवेंशन जो प्रैक्टिस हम अप्लाई कर सकते हैं हमेशा, ठीक है। स्टरलाइजेशन हमेशा पॉसिबल नहीं है, आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है, डिसइंफेक्शन पॉसिबल नहीं है। हैंड हाइजीन बहुत ही बेसिक इकोनॉमिकल चीप चीज़ है जो आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं, और इससे 99.9% आपका इन्फेक्शन खत्म होने का मतलब प्रोबेबिलिटी है। नहीं आपका 1% टू अनदर पर्सन पास ऑन होगा। और देखिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या है, हैंड हाइजीन है, यूज ऑफ पीपीई है, सेफ हैंडलिंग ऑफ शार्प्स है, रेस्पिरेटरी हाइजीन है, सेफ वेस्ट डिस्पोजल है। बट हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टॉपिक्स थे, जो मतलब ऑप्शंस थे, उनमें हैंड हाइजीन आंसर है। नेक्स्ट, which method is most effective for disinfection of reusable instruments sensitive to heat and moisture? अब देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है, बॉइलिंग, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, केमिकल डिसइंफेक्शन, ऑटोक्लेविंग। कौन सा मेथड जिस इंस्ट्रूमेंट को हम फिर से रीयूज कर सकते हैं बट वो हीट और मॉइस्चर के लिए सेंसिटिव है, सबसे बेस्ट है? आंसर है केमिकल डिसइंफेक्शन।
अब वो देखिए, वो हीट और मॉइस्चर को तो टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा ना, तो ऑब्वियसली आपको कुछ तो उपाय लगाना है साइड से। तो इसमें आप हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे, जैसे कि ग्लूटरल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरासिटिक एसिड। इससे क्या होगा, ज्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि माइकोबैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगाई, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है। और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, उनको फिर वो ऑटोक्लेविंग से हम नहीं, मतलब ऐसे जो यूज़ कर सकते हैं ऑटोक्लेविंग उनके लिए यहाँ पे यूज़ होगा। फिर हाई लेवल डिसइंफेक्शन यूज़ होगा। केमिकल डिसइंफेक्शन से क्या होता है ना, इफेक्टिवली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाँ, लेकिन जहाँ पे मतलब हाई नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो थोड़ा सा एक्सेप्शन है। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है बॉइलिंग। बॉइलिंग आपका सिंपल डिसइंफेक्शन के लिए ना, सेमी क्रिटिकल आइटम्स के लिए। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये एयर और सरफेस डिसइंफेक्शन के लिए है। थर्ड है केमिकल डिसइंफेक्शन, हीट एंड मॉइस्चर सेंसिटिव आइटम्स के लिए हाई लेवल डिसइंफेक्शन। फोर्थ है ऑटोक्लेविंग, स्टरलाइजेशन के लिए हीट एंड मॉइस्चर सेंसिटिव जो है वहां पे ये यूज होता है। ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ व्हीकल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन? एयर, वाटर, फूड। मतलब किन तरीकों से मतलब जो इन्फेक्शन है वो फैल सकता है? ऑब्वियसली वो एयर से भी फैलेगा, वाटर से भी फैलेगा, फूड से भी फैलेगा। अगर एयर में वाटर बॉर्न ड्रॉपलेट्स अगर ऐसे आ गए हैं जो इन्फेक्टेड हैं, वाटर, कंटामिनेटेड वाटर, आपको क्यों बोला जाता है थोड़ा सा कोशिश करना है बाहर का पानी अवॉइड करने का पीने के लिए? इसीलिए कि आपको मालूम नहीं है ना वो पानी कहाँ से आ रहा है, वो प्रॉपर मतलब साफ है कि नहीं है, उसमें जर्म्स होंगे। देन अगेन फूड भी कई बार ऐसे मना करते हैं ना बाहर का खाने को, खास करके प्रेग्नेंट लेडीज। आई वुड लाइक टू शेयर, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट मैंने 9 महीने आई डेंट हैड गोलगप्पे, घर में बनाया पानी वानी स्पेशली नहीं खाया। कौन खाएगा, कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा? तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि जितना हो सके, वैसे तो आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है जोमेटो स्विगी को अवॉइड करके या रेस्टोरेंट नहीं जाके घर ही में खाना, बट इफ़ पॉसिबल अगर खा रहे हैं तो हाइजीनिक जगह से खाइए। दैट्स ऑल आई कैन से। एंड अगर खा भी लिया तो एक पल के लिए पानी कम से कम ध्यान दीजिए कि पैकेज्ड हो, ताकि बीमारी ना हो आपको। और ख़ास करके अभी बरसात का मौसम है, मॉनसून में तो इन रेनी सीजन में तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो प्लीज़ अच्छे से रहिए। अभी आप लोगों को जो जिनका मतलब प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ, अच्छे से तैयारी करना है, जॉब लेना है, अपने को प्राउड फील कराना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ के ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। टाइप्स ऑफ व्हीकल्स क्या है? एयर है, वाटर है, फूड है, फॉर्मेट्स है। ठीक है। अब एयर में तो ड्रॉपलेट के थ्रू चले जाता है, वाटर से वाटर बॉर्न डिजीजेज हो जाते हैं, फूड बॉर्न डिजीज इधर। और जैसे कि क्या है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स फॉर्मेट्स में रहते हैं जिनमें पैथोजेंस होते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। अब एयर का क्या एग्जाम्पल है? ट्यूबरक्यूलोसिस, मीसल्स। वाटर, कॉलेरा, टाइफॉइड। फूड, सैल्मोनेलोसिस, हेपेटाइटिस ए। फॉर्माइट्स, ये आपके स्टेथोस्कोप, बेड रेल्स, डोर हैंडल्स, ये सबको बहुत अच्छे से प्रॉपर क्लीन कराना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है? ब्रेक द चेन, आपको चेन को ब्रेक करना है। एंड आप अपने लेवल पे सबसे ज़्यादा जो काम कर सकते हैं वो है हैंड वॉशिंग। आप मास्क पहन सकते हैं, आप वाटर को अवॉइड कर सकते हैं, फूड को अवॉइड कर सकते हैं जहां आपको डाउट है कि क्लीन नहीं होगा। आप सपोज हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपको डाउट है कि मतलब वहां का पानी उतना साफ है नहीं है, अब अपने पर्स में पानी कैरी कीजिए, है ना। आप आजकल तो बॉटल सब में भी बहुत कुछ आजकल कुछ ना कुछ आ जाता है कि मतलब जस्ट उसका लेबल हटा लेते हैं और समथिंग, और आप अपना टिफिन कैरी कीजिए अगर हो सके तो। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन of infection in healthcare setting is airborne transmission, droplet transmission, contact transmission, vector transmission. Answer is contact transmission. सबसे कॉमन मोड क्या है इन्फेक्शन हेल्थ केयर सेटिंग में फैलने का? तो इसमें क्या है, आपका जो कॉन्टैक्ट है ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, या कंटामिनेटेड हैंड्स भी हो सकते हैं। मोस्टली जो हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं ये कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से ही होते हैं। हैंड हाइजीन, बार बार मैं आपको बोलूंगी, हैंड हाइजीन इज की टू ब्रेकिंग द चेन।
हेल्थ केयर सेटिंग में जो पैथोजेंस होते हैं वो मेनली ट्रांसमिट होते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से पेशेंट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या है, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स है और कंटामिनेटेड हैंड्स है हेल्थ केयर वर्कर्स का। तो आपको ध्यान देना है कि कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन बहुत खतरनाक चीज़ है, इसलिए सपोज आपने किसी से हैंडशेक किया या आपने अपना बेड साइड टेबल टच किया या फिर बेड टच किया, कुछ भी किया, आपको प्रॉपर हैंड वॉश करने के बाद ही कुछ खाना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which disinfectant is commonly used for disinfection of floors and walls? Answer is 1% sodium hypochlorite. 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है ये डिसइंफेक्शन ऑफ फ्लोर्स, वॉल्स और बाकी इन्वायरमेंटल सर्विसेज के काम आता है। ये इफेक्टिव है काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई और स्पोर्स होते हैं। अब इसमें एक देखिए की पॉइंट्स क्या है। ये जो है ना, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसइंफेक्टेंट है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो कुछ भी आ जाता है उनको किल कर देता है। अब ये फ्लोर और सरफेस डिसइंफेक्शन के लिए आइडियल है और बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, स्पोर्स इसको किल करेगा और चीप इफेक्टिव वे है। फ्लोर्स, वॉल्स, टॉयलेट सीट्स, स्पिल मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट एरिया, इन सारे जगहों पे रहता है। आजकल ना मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं जहाँ जॉब कर रही थी, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स कम ट्यूटर थी मैं वहाँ पे, तो आजकल एक ब्लू कलर का लिड एंड वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट बॉक्स आने लगा था। मतलब आजकल नहीं, आई गेस 2017 की बात है। तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता था वो। जो नीडल्स थे ना सारे उसमें डिस्कार्ड करने होते थे और उसमें 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन बना के रखना होता था कि जो नीडल है जो इसमें जा रहा है वो ना ऑटोमेटिकली फिर बाद में क्लोज हो जाएगा। तो इससे क्या था, नीडल स्टिक इंजरी का रिस्क आपको कम हो जाएगा। तो ये जो है, और बाद में जब आप डिस्कार्ड भी करेंगे तो प्रॉपर वो तो जो भी आते हैं वहाँ पे मतलब कचरा इकट्ठा करने वाले, तो यहाँ पे उनका एक अलग ही प्रोटोकॉल था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। 1% सोडियम क्लोराइड वहाँ पे भी यूज़ होता है नीडल को डिसइंफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकल अकॉर्डिंग टू स्पॉल्डिंग्स क्लासिफिकेशन? स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर कफ, स्कैल्पेल, थर्मोमीटर। 4 ऑप्शन है आपके पास जिसका की आंसर है स्कैल्पेल। अब देखिए होता क्या है, स्पॉल्डिंग का जो क्लासिफिकेशन है ये इसने आइटम्स को बांटा है 3 हिस्सों में, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल। क्रिटिकल क्या है, स्टेराइल टिश्यूज या वैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो है, तो इनको तो यूज करने से पहले स्टेराइज करना ही करना है। एग्जाम्पल क्या है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, स्कैल्पेल, फोर्सेप, ये तो प्रॉपर पेशेंट के बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट में आते हैं ना, और इनको क्या करना है, स्टेरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग। अब सेमी क्रिटिकल में क्या है, कॉन्टैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन या नॉन इंटैक्ट स्किन, जैसे कि आपका एंडोस्कोप हो गया, रेस्पिरेटरी थेरापी इक्विपमेंट हो गया। यहाँ पे हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट यूज करना है, ग्लूटरल डिहाइड इज द करेक्ट आंसर। थर्ड इज नॉन क्रिटिकल आइटम, आप मतलब स्टेट वर्ड से समझ लीजिए, क्रिटिकल कुछ ज्यादा सीरियस, सेमी क्रिटिकल बहुत ज्यादा नहीं, नॉन क्रिटिकल बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे स्टेथो, ब्लड प्रेशर, कफ, बेड पैंस, बट यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, जो बेड पैंस में तो ठीक है लो लेवल डिसइंफेक्शन रहेगा, बट आपको स्टेथोस्कोप जो है ना, अगर आप यूज करते हो तो कभी भी ऐसे किसी ने पकड़ा दिया ना, यूज मत कर लेना यार, ठीक है। आपको इसको प्रॉपर मतलब जो इसका ईयर वाला प्लेस होता है इसको प्रॉपर क्लीन करके यूज करना, हो सके तो अपना ही खरीद लो। बट कभी इमरजेंसी में होता है, कई बार कोई बोलता है देखो चेक करो थोड़ा सा, मुझे सुन नहीं रहा है, प्रॉपर क्लीन कीजिए, 1 मिनट में कुछ नहीं जा रहा, उसके बाद ही यूज कीजिए, अपने पे इन्फेक्शन का मतलब इन्विटेशन मत दीजिए। अब स्कैल्पेल देखिए, ये रहा आपका स्कैल्पेल। स्कैल्पेल होता क्या है, स्कैल्पेल एक आपका क्रिटिकल आइटम होता है जो कि यूज होता है सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। तो इसको प्रॉपर स्टेरलाइज करना, ऑटोक्लेविंग करके हर एक बार यूज करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ आइसोलेशन इज यूज्ड फॉर पेशेंट्स विद एयरबॉर्न इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरक्लोसिस एंड मीसल्स? अब हमें तो मालूम ही है ना, ट्यूबरक्लोसिस और मीसल्स जो है एयर के थ्रू फैलता है, तो इसका क्या आंसर होगा, एयरबॉर्न आइसोलेशन। यहाँ पे आपका देखिए, ये जो एयरबोर्न आइसोलेशन होता है ये चाहिए होता है ड्रॉपलेट वाले, न्यूक्लियाई वाले जो टाइनी ड्रॉपलेट से जो बीमारी फैलते हैं। एग्जाम्पल है ट्यूबरकुलोसिस, मीसल्स, चिकन पॉक्स, वारिसेला जोस्टर। नेगेटिव प्रेशर रूम हमें यूज करना है और N95 मास्क यूज करना बहुत जरूरी है, और प्रिवेंट करना है कि इनहेलेशन ना हो इन्फेक्शियस एयरबोर्न पार्टिकल्स का।
अब फीचर्स ऑफ एयरबॉर्न आइसोलेशन, निगेटिव प्रेशर रूम रखना है, N95 मास्क यूज़ करना है, डोर क्लोज रखना है, वेंटिलेशन हो सके, और हैंड हाइजीन स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हर जगह हैंड हाइजीन आ ही जाता है घूम फिर के। एयरबॉर्न आइसोलेशन जो होता है ये यूज़ होता है इन्फेक्शन के लिए जो कि ट्रांसमिट होता है एयर से वाया ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई लेस देन और इक्वल टू 5 माइक्रोमीटर, जो कि मतलब रह सकता है और वो लॉन्ग मतलब डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, इसीलिए आपको नेगेटिव प्रेशर रूम और N95 मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कितना सही बोला गया है, आइसोलेशन टुडे, प्रोटेक्शन फॉरएवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर? मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्लास, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ही कवर करते हैं। पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन नंबर 11 to 20 कवर करूँगी। आई होप अब तक के जो क्वेश्चंस हैं आपको, जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको क्लियर होगा, एंड उसके साथ साथ के टॉपिक्स में भी आप समझिएगा, एंड अगर इन क्वेश्चन से नहीं भी लिंक टॉपिक से भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाइएगा। एंड आई होप आप सबों का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। अद्वैत नर्सिंग ऑफिसर्स अकेडमी भी लगा हुआ है आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए और नर्सिंग ऑफिसर बनते देखने के लिए। थैंक यू सो मच आखिरी तक देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय रेल, जय हिंद, जय भारत।